इतिहास का क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र में भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर 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 का नाम सुना है? ये गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी तथा गांधीनगर गुजरात की राजधानी तथा पटना पटना कहाँ की राजधानी है? तथा पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। की दिशाएं क्रमशः क्रमशः करने का मतलब क्रम से, दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसी को ऑप्शन को उलट दिया है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन समझ में आ गया? दिल्ली के सापेक्ष, दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की राजधानी। दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं, क्रम से। यानी पहले गांधीनगर की राजधानी खोजना है, फिर पटना की राजधानी खोजना है नक्शा में। वो कौन से दिशा में पड़ेगा? उत्तर पूर्व में पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व पड़ेगा, कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम पड़ेगा, या फिर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व पड़ेगा? पता है? एक रफ डायग्राम बनाते हैं इंडिया का। कुछ इस तरह से बना रहता है, ठीक है? ऐसे रहता है ना। नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली लगभग इस जगह एरिया में मान सकते हैं कि नहीं? नई दिल्ली कुछ इस जगह। क्लियर? इस नई दिल्ली से यहाँ पे हम लोगों का कोस्टल जो तट होता है गुजरात, और उसके नीचे महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और पटना बिहार की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पे है। पटना बिहार की स्थिति कुछ इस तरह से है। तो नई दिल्ली से गांधीनगर पहले देखना है, तो सेंटर क्या लेना है? नई दिल्ली को। इसको डॉट डॉट ऐसे बांध दिए, ऐसे मार दिए, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? नॉर्थ। ऊपर में क्या? ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहां से अगर हम गांधीनगर को देखें तो किधर पड़ रहा है? वेस्ट और साउथ के
बीच में, वेस्ट और साउथ के बीच। तो वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्ट मतलब, और नीचे दक्षिण। नई दिल्ली से नीचे ना है तो दक्षिण हो गया, और इस कोना पे है तो पश्चिम हो गया, यानी पश्चिम दक्षिण कोना। पश्चिम दक्षिण कोना। अब बताओ पश्चिम दक्षिण कोना में ऑप्शन पहला कौन सा है? इसमें भी दक्षिण पश्चिम है, इसमें भी दक्षिण पश्चिम है, यानी ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म। बचा कौन? बी और डी। अब पटना को देखते हैं। ये देखना कहाँ है? नई दिल्ली से देखना कहाँ है? क्या कि नई दिल्ली के सापेक्ष बात कर रहा है। यहाँ से इसे तीर मार लो। अब बताओ ये कौन कोना में पड़ रहा है? ये हो गया ईस्ट, और नीचे है दिल्ली से, क्या है? नीचे है, दिल्ली से नीचे पड़ रहा है ना। नीचे माने दक्षिण, ऊपर मतलब उत्तर, दाहिना पड़े तो पूरब, बाया पड़े तो पश्चिम। तो दाहिना पड़ रहा है, दाहिना पड़ रहा है ना, तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। कहाँ है दक्षिण और पूर्व? कौन सा ऑप्शन में? क्रमशः पूछ रहा है, तो पहले तो दक्षिण पश्चिम मिल गया ये, और ये उत्तर पूर्व करा, ये दक्षिण पूर्व। नई दिल्ली से नीचे है तो दक्षिण ना होगा। आंसर क्या हो गया? डी नंबर। आंसर क्या हो गया? डी नंबर। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा? इस तरह से नक्शा पर क्वेश्चन पूछ सकता है, हर बार एगो क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कोई दिक्कत? कितनी दिशाएं हुई? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया, इसको हम लिख ही देते हैं, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। लिख लो बना के नक्शा। इसको क्या बोले? दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोले? पश्चिम दक्षिण। और ये कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। बना लो एक जगह, या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ये बोला एंगल क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाला एंगल क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसको क्या बोले? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। नीचे आ रहा है दक्षिण पूर्व, और इसको अगर बोलना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत? ये बना लो, ये हमेशा काम देगा ये। राजेंद्र, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जीके का है, लिखो तो जल्दी। नई दिल्ली ब्रैकेट में भारत के सापेक्ष, जल्दी करो लेट नहीं करो। नई दिल्ली ब्रैकेट में भारत की राजधानी के सापेक्ष, नई दिल्ली ब्रैकेट में भारत की राजधानी के सापेक्ष गांधीनगर ब्रैकेट में गुजरात की राजधानी और पटना ब्रैकेट में बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है, और ऑप्शन नंबर ये सब था। समझ में आ गया? लिखा फिर से सुन लो। नई दिल्ली ब्रैकेट में भारत की राजधानी के सापेक्ष गांधीनगर ब्रैकेट में गुजरात की राजधानी और पटना ब्रैकेट में बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। कौन से दिशा में पड़ता है? कौन से दिशा में पड़ता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग बाद में उतार लेना है, वैसे तो तुम जान ही रहा है। ये तो तुम लोग डायरेक्शन वाला तो तुम लोगों को पता ही है सारा ना, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व, ये सब पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या पंखा और स्पीड कर दें?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप, तुम मत लिखना इसको, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी, पर्यावरण विज्ञान के लिए, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में, सी ऑप्शन, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नोट्स लेके आई है? सी हो गया, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। और डी, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। एकीकृत ईवीएस कक्षा की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड ईवीएस कक्षा, इंटीग्रेटेड ईवीएस कक्षा में बात कर रहे हैं। क्या होगा आंसर? बी का ऑप्शन था पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन कौन सा कट जाएगा, ए, बी और डी कट जाएगा। अलग अलग अध्यापक पढ़ाने से एकीकृत का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, सब चीज को एक जगह जोड़ करके रखना, एकीकृत करना। जैसे हम लोग मोबाइल में इंटीग्रेटेड आईसी, आईसी जानता है? आईसी सर्किट क्या होता है? आईसी सर्किट पढ़ा ना, रेडियो में, टीवी में, मोबाइल में, क्या आईसी उड़ गया? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यही आईसी है। नहीं बोलता कि टीवी का आईसी उड़ गया, चार्जर का आईसी उड़ गया, मोबाइल का आईसी उड़ गया। आईसी क्या होता है? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट काम नहीं किया तो चार्जर चार्ज नहीं लेने लगा, बैटरी, चार्जर का अगर आईसी उड़ गया तो चार्ज करना बंद कर दिया, टीवी का आईसी उड़ गया, टीवी बंद हो गया। तो एक ही सर्किट होता है, उसी में सब को जोड़ करके एकीकृत कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसी तरह ईवीएस है, उसी तरह ईवीएस है, इंटीग्रेटेड ईवीएस। यानी क्या? सारे विषयों को मिला करके एक जगह करना है। तो ऑप्शन में ए में क्या दे दिया? अलग अलग अध्यापक है, अलग अलग पढ़ाएंगे, तो फिर इंटीग्रेटेड क्या होगा? बी ऑप्शन में भी क्या बोला कि अलग अध्यापक, ए और बी खत्म। डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन क्या था? फिर अलग बात कर रहा है। अलग तो इंटीग्रेटेड का मतलब अलग होता ही नहीं है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? अलग चीजों को एक जगह एकत्रित करना। इंटीग्रेटेड से ऑप्शन क्या आंसर मिल गया हम लोगों को? सी। सी में क्या है ऑप्शन? हाँ, 2 चीजों को मिला करके एक जगह पढ़ा दिए। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अच्छा कल बता रहे थे, उसको करते हैं उसको खत्म। कल एक क्वेश्चन आया था हम लोगों के पास कि निम्न में से किस पक्षी समूह, कौन सा जो पक्षी समूह है वो हम लोगों से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया था? चील, चील था, गिद्ध था और बाज था।
और इसी से हम लोगों को एक टॉपिक मिल गया था कि हमको दृष्टि के बारे में सब कुछ पढ़ना है कि कितना दूर तक जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हम लोग आंख से देखते हैं। किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं। आंख के पार्ट के बारे में सब बात कर लिया था, 5 7 8 पार्ट के बारे में बात कर लिया था। उसके बाद हमने कहा कि आंख में दृष्टि दोष होता है। आंख में क्या होता है? दृष्टि दोष होता है। कौन कौन सा दृष्टि दोष के बारे में बात कर लिए थे हम लोग? पहला कौन सा? निकट दृष्टि दोष। एक मिनट, निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसको क्या बोले थे? नियर साइटेडनेस, यही ना बोले थे? या दूसरा नाम इसका डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। निकट दृष्टि दोष में हम लोग कौन सी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं? निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोगों ने कौन सा चश्मा लगाया? अवतल लेंस। कौन सा चश्मा लगाया? अवतल लेंस, इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। कॉनकेव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? और नाम में पता क्या रहा है? निकट दृष्टि दोष। हम क्या समझाए थे? जैसे ही निकट दूर में कंफ्यूजन हो, यहाँ ऑब्लिक मार देना। क्या बताए थे? ऑब्लिक, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट, साफ नहीं दिखाई देगा। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट। और निकट दृष्टि दोष की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना था? d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, नहीं तो हमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, नहीं तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। और यह हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो आदमी के आंख की जो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कि वो स्पष्ट दिख ले? तो 25 सेंटीमीटर। क्या लिखवाए थे वहां पे? देखो क्या लिखाए थे? एक शब्द लिखाए थे वहां, देखो ना कॉपी में, बोल रहा वो 25 हो गया तो 0.25। अगर 0.25 होगा तो ये मीटर होगा। दोनों हो सकता है, मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। ऑप्शन ज्यादातर 25 सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में नहीं रहता। इतना क्लियर था। दूसरा कौन सा दोष हम लोग पढ़े थे? दूरदृष्टि दोष। रिवाइज करवा रहे हैं ताकि सब याद हो जाए। दूरदृष्टि दोष, हाँ कल ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं सोचा, अभी रिवाइज इसीलिए करवा रहे हैं। दूरदृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में क्या बोले थे? फार साइटेडनेस या हाइपर मेट्रोपिया, यही था ना? हाइपर होना मतलब ज्यादा हाइपर मत बनो, मतलब अधिक। हाइपर मतलब अधिक, तो अधिक दूरी यानी अधिक, यानी दूर। दूर या इसी को दूर नहीं लिखा रहेगा तो कहीं कहीं लिखा रहेगा दीर्घ दृष्टि दोष। इसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोबारा बता रहे हैं, सीरियसली लेकर के पढ़ना। दीर्घ दृष्टि दोष, अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है? क्यों? यहाँ पे ऑब्लिक मार देना, यानी दूर वाला में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको। दिखाई पड़ेगा, परंतु नजदीक की वस्तु
स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। कल बहुत डिटेल से बात किए हैं, अभी सिर्फ रिवाइज करवा रहा है। नहीं डाले, हर वीडियो डाल देंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, समझ गया ना बात को। तो तुमको भेज देंगे लिंक, जिसको हम लिंक भेजेंगे वही उसको देख सकेगा, जिसको लिंक नहीं भेजेंगे वो नहीं देख सकेगा। ऑप्शन है उसका, 2 को 3 को क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। दूर की वस्तु क्या होगा? स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। दोष हो गया, इसको क्या बोल गया? हाइपर मेट्रोपिया। क्या बोले इसको? अब क्या हुआ, इसको दूर करना है, कारण तो कल लिखवा ही दिए थे। दूर करना है तो हमने इसके लिए कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत? तीसरा हमने क्या बताया? तीसरा बताया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? किसको होता है सबसे पहले? तो वृद्ध लोगों को होता है। किसको होता है? वृद्ध लोगों को क्या होता है कि ना तो उसको नजदीक दिखाई देगा ठीक से, नजदीक और दूर दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। क्या होगा? स्पष्ट दिखाई। अब जब दोनों में प्रॉब्लम हो गया तो कैसा चश्मा गांधी जी का बना था? बायफोकल लेंस। और गांधी जी जब देखते थे तो यहाँ भी एगो अलग प्लेट, यहाँ भी एगो अलग प्लेट। नहीं, दूर देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए ऊपर वाला, और नजदीक के लिए नीचे वाला। कोई दिक्कत? तो नजदीक ठीक नहीं है तभी तो हमको ये लेंस लगाना पड़ा। नजदीक ठीक नहीं है, यानी नजदीक ठीक नहीं है, यानी नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो नजदीक की वस्तु जब दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ? दूर दृष्टि दोष। नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सा दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और जब दूर दृष्टि दोष हो गया, इसके लिए कौन सा लेंस लगा देंगे? इसको दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव। ये कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल। ये जो मोटा वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, कौन सा लेंस होता है? अवतल। और छोटा वाला पार्ट कौन सा होता है? कोई बताया था इसे कभी? वो कंफ्यूजन में रहेगा कि अवतल ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। बस हाँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बात खत्म। अवतल है कि उत्तल उसको नहीं पता है। अब इतना बात हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात कर लिए। चौथा, चौथा बात में हम लोग क्या बोले थे? कौन सा दोष? अबिंदुता। अबिंदुता। ऑस्टिग्मेटिज्म, है ना? एयू था कि एएसटीआई था? स्पेलिंग देखो, डायरेक्ट एस ना। ऑस्टिग्मेटिज्म, ऑस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या था? ना तो इसका फोकस नजदीक वाला बन रहा था, ना ही इसका फोकस दूर वाला बन रहा था। दोनों में से कहीं फोकस ही नहीं बन रहा है,
कोई बिंदु ही नहीं बन रहा है। बिंदु नहीं बनने की वजह से क्या हो गया, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या होगा, वस्तु हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। और जब वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसके लिए बिंदु बनाना पड़ेगा, फोकस सही करना पड़ेगा। और इसी फोकस को सही करने के लिए हम लोगों ने कौन सा लेंस लगाया, सिलिंड्रिकल लेंस लगाया। सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इतना तक कोई दिक्कत, बेलनाकार लेंस। जिसको नहीं लिखा हुआ है वो फटाक से लिख लो शॉर्टकट में, जिसको नहीं लिखा हुआ है वो सब फटाक से लिख लो, या फोटो खींच लो सबसे अच्छा, क्या रिवीजन वाला ये फोटो खींचो। अब कोई कंफ्यूजन होगा इसमें से, कोई क्वेश्चन आया तो अभी हम क्वेश्चन देने वाले हैं, हम दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि हम दोबारा अभी क्वेश्चन इस पे लिखवाने वाले हैं। फटाक से खींचो। और ईवीएस में क्वेश्चन इसका जबरदस्त बनाता है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, दृष्टि दोष में कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना, इसको मिटाएं। चलो, कल फिर एक टॉपिक बताए थे, कौन सा, कौन एक टॉपिक पे विशेष डिस्कशन कल किए थे, मटर का पौधा। हाँ, मटर का पौधा, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम याद रखना नरेश तुम लोग भी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा लेकर के रिसर्च किया था, मटर का पौधा लेकर के या मटर लेकर के रिसर्च किया था। पौधा में क्या रिसर्च करेगा, मटर से ही रिसर्च किया होगा। तो मटर के पौधा से मान लो अगर उसने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के पास इनको 2-3 नियम आया। 2-3 नियम के बारे में इन्होंने बात किया, जो कल हम लिखवा दिए थे, ठीक है। और उस नियम में एक शब्द आया था आनुवांशिकता का नियम। क्या आया था, आनुवांशिकता का नियम, जेनेटिक्स, इसको क्या बोले थे, जेनेटिक्स। यहां से क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आनुवंशिकता के पिता किन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता के पिता किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधा पे पूरा रिसर्च किया था और आनुवंशिकता के बारे में बताया था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मटर का ही पौधा क्यों, दूसरा भी पौधा हो सकता था क्या, बहुत ज्यादा असमानता पाया जाता है। और ये असमानता अधिक पाए जाने का कारण क्या है, किस वजह से असमानता पाया जाता है, बहुत अधिक असमानता रहता है इसमें। और कारण उसका क्या हो सकता है, उसका एक कारण ये है कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या वो है 14। 14 कहने का मतलब कितना जोड़ा, 7 जोड़ा। 7 जोड़ा गुणसूत्र है किसमें, मटर में। कल लिखा था क्या गुणसूत्रों की संख्या, नहीं ना। इसमें अभी बताएंगे गुणसूत्र, अब बायोलॉजी आ रहे हैं। हाँ, काउंट कैसे किया, वही तो रिसर्च किया, तभी तो फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको बोलते हैं। अगर वो नहीं रिसर्च करते तो हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितना है, मटर में कितना, 7 जोड़ा मतलब 14। मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, PEA। मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हल्ला नहीं करो, मटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब ये पी लेकर के रिसर्च करना शुरू किए। क्यों रिसर्च किए, तो इसमें उन्होंने पाया कि गुणसूत्रों की संख्या 14 है, मतलब 7 जोड़ा में है। और जिसमें जितना कम गुणसूत्र रहेगा वो अधिक असमान रहेगा, जितना कम गुणसूत्र रहेगा वो अधिक असमान रहेगा। तो अब हम लोगों के पास क्या शब्द आ गया, गुणसूत्र। गुणसूत्र, ये गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, आगे हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है। शरीर जब बनता है तो कोशिका से बनता है, ये बात पता है, कोशिका से ही शरीर बनता है, कोशिका नहीं तो शरीर नहीं। कोशिका सारे अंग का निर्माण होता है, कोशिका सबसे नीचे, फाउंडेशन यही है जिसको नींव बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका से होता है।
और प्रत्येक कोशिका में, मानव की अगर बात करें, प्रत्येक कोशिका में, मानव में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मानव के प्रत्येक कोशिका में, मानव के प्रत्येक कोशिका में कितना गुणसूत्र? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 23 गुने 2 यानी टोटल 46 गुणसूत्र होता है। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना कि गुणसूत्र जब कभी भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेयर में होगा, यानी जोड़ा में होगा। गुणसूत्र जो भी होगा हमेशा, अगर जोड़ा में नहीं हुआ, विकास क्या होता है? ट्रांसजेंडर बन जाता है। कैसे याद आ रहा है? और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, अभी हम बताएंगे उसको। तो जब भी गुणसूत्र है वो क्या होता है? ट्रांसजेंडर। समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं है उस शब्द को बोलना है, ठीक है ना? हाँ सही बोल रहा है, लेकिन उस शब्द को नहीं बोलना है। अब क्या हुआ? जोड़ा में रहेगा गुणसूत्र। गुणसूत्र किस में रहेगा? जोड़ा में रहेगा। प्रत्येक कोशिका की बात कर रहा है, प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र। अब कल हम बताए कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से? गुणसूत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। पहला नाम था ऑटोसोम्स।